नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 483वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर यश सोनी। मैं इनका एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है, आवाज आ रही है। Am I audible? यस, ऑडिबल। यस, डॉक्टर यश सोनी यह क्लासिकल होम्योपैथ है। ये मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मरीजों का इलाज करना और छात्रों को पढ़ाना उनका जुनून रहा है। डॉक्टर यश को 2021 में कच्छ और नागपुर 2022 में सेमिनार देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने हाल ही में 3 पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। एक है पॉलीक्रेस्ट पर कोर्स, सेकेंड है तीव्र और बुखार पर कोर्स, और थर्ड है केस टेकिंग पर कोर्स। छात्रों के साथ उनके पढ़ाने और संवाद करने के तरीकों को दुनिया भर में डॉक्टरों द्वारा पसंद भी किया गया और काफी सराहा भी गया है। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं और अपने कंटेंट से होम्योपैथ की युवा पीढ़ी को काफी प्रेरित करते हैं। इनका आज का विषय है केस टेकिंग का आधार। सो डॉक्टर यश सोनी, आपका आईएफपीएस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। एंड थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम करने को, इतना स्माइल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इतना एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट से ज्यादा बहुत हैप्पीनेस है कि इस कम्युनिटी से मैं जुड़ा हूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है आज सिखाने का। एंड सारे सीनियर होम्योपैथ्स है, तो पहले से मैं अपोलोजाइज करूंगा इफ कुछ मिस्टेक्स होंगी तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं जो भी इधर मैं सिखाने नहीं बैठा, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने बैठा हूँ कि मैंने केस टेकिंग में क्या सीखा है। होम्योपैथी में आज तक मैं बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है, बट जो भी लिमिटेड एक्सपीरियंस में मैंने होम्योपैथी से क्या सीखा है और उसको मैं आज पास ऑन करना चाहता हूँ। मैं सिखाना नहीं चाहता, बट जस्ट आई वांट टू पास ऑन मेरे आइडियाज जो है केस टेकिंग को लेके, होम्योपैथी को लेके। मैं अपने तरीके से, आप सबको अच्छा खासा होम्योपैथी का नॉलेज है, मैं बस अपने तरीके से आज मैं मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक केस टेकिंग आज मैं आपको पास ऑन करूंगा। आज बहुत लिमिटेड टाइम है और ये केस टेकिंग का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा के होम्योपैथी में केस टेकिंग में हमारा इंटेंट क्या होता है। होम्योपैथी में हमारा केस टेकिंग का हमारा फर्स्ट इंटेंट क्या होता है? टू मेक एन पोर्ट्रेट, एक टोटालिटी बनाना, पोर्ट्रेट बनाना। और पोर्ट्रेट और टोटलिटी बनाने का हमारा इंटेंट, हमारा मकसद क्या होता है कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना, और वो इंडिविजुअलाइजेशन से पेशेंट की इंडिविजुअलिस्टिक उस मोमेंट पे रेमेडी निकालना। अब मैं बोल रहा हूँ उस मोमेंट की, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मोमेंट की। तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आज 6 अगस्त 7:30 बजे मेरे पास आया, तो आज के टोटालिटी, पोर्ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस आधार पे उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। लोग क्या होते, होम्योपैथ से अक्सर अक्सर बहुत ये गलती होती है फॉलोअप्स में। ये फॉलोअप्स में कैसा होता है ना, मैं देखता हूँ फॉलोअप केस टेकिंग में बहुत लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि उन बहुत लोगों को लगता है कि हमको एक आइडिया रहता है कि हमको एक सिमिलिमम ढूंढना है, हमको एक ऐसा ही रेमेडी ढूंढना है जो पेशेंट को हमेशा फॉर एवर वो एक ही रेमेडी लगेगा। बट ये हम आइडिया भूल जाते हैं कि होम्योपैथी में फॉलोअप्स और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉलोअप्स भी हमारा बेसिक्स वही होना चाहिए कि ये आया है तो मैं अनप्रिजुडाइज होके इसका केस टेकिंग फॉलोअप में भी लूंगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय अनप्रिजुडाइज? कि मेरे में कोई भी प्री ऑक्यूपाइड कोई भी आइडिया नहीं होगा बिफोर गिव इन द फॉलोअप ऑल्सो। कि हम फर्स्ट केस कंसल्टेशन आएगा तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से पूरा उसका डिटेल हिस्ट्री लेंगे, 1 घंटा बैठ के पूरा हिस्ट्री लेंगे। बट फॉलोअप्स में क्या होता है, हम बहुत प्रिजुडिस हो जाते हैं, हमको लगता है कि हाँ पेशेंट तो इम्प्रूव किया ही होगा, तो उसको हम सेम रेमेडी रिपीट कर देंगे, पोटेंसी बढ़ा देंगे। बट आपको फॉलोअप्स में भी देखना है कि उसका वही स्टेट सेम मेंटेन रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट हमारा इंटेंट क्या है केस टेकिंग का? टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, टू मेक द पोर्ट्रेट एंड टू मेक द टोटालिटी।
अब क्वालिटीज क्या होती है? क्वालिटीज होती है फर्स्ट साउंड सेंसेस। साउंड सेंसेस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट आ रहा है तो कैसे बैठ रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कौन से सेंटेंसेस में उसकी आवाज बढ़ गई, कौन से सेंटेंसेस में उसकी आवाज डाउन हो गई, कौन से सेंटेंसेस में उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, कौन से सेंटेंसेस में उसकी आंख में से पानी आ गया, कौन से सेंटेंसेस में उसका थोड़ा रिएक्शन बदला, कौन से सेंटेंसेस में उसका पोस्चर बदल गया। ये सारा चीज साउंड सेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा स्मेल आ रहा है, टच करने पे ठंडा है कि गर्म है, कोई पर्टिकुलर डिस्चार्ज का कलर कैसा है। सो साउंड सेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा केस टेकिंग को एक सिंपल तरीके से बोलता हूँ कि अनप्रेजुडिस्ड साउंड सेंसेस, और हमारा है जो होम्योपैथिक डॉक्टर, केस टेकिंग शुड बी लाइक शर्लॉक होम्स, डिटेक्टिव जैसा कि हर छोटी छोटी बात वो पेशेंट बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, बट हर एक डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमको फॉर केस टेकिंग में PQRS सिम्टम्स इज द मेजर आधार होता है, वो टोटलिटी बनाने में, पोर्ट्रेट बनाने में, और उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने को। तो हमको इतना सारा डेटा है। पेशेंट तो फॉर एग्जांपल कैसा होता है ना कि पेशेंट बोलता जाएगा, डेटा देते जाएगा। आपको खाना क्या, खाने में क्या पसंद है? दाल चावल पसंद है। नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है। गुस्सा आता है? हाँ आता है। एंजाइटी होती है? होती है। फियर है? फियर है। ठीक कैसा है ना पार्टिसिपेंट्स, हम सब में फियर होंगे, हम सब में एंजाइटी होगी, हम सब में एंगर होगा, सब में जेलसी इशू होगा, हम सब में ये सारे इमोशंस ह्यूमंस के हैं। बट उस पर्टिकुलर इंसान में कौन सा रनिंग थ्रेड है जो उसको स्टार्टिंग बचपन से लेकर अब तक एक कॉमन थ्रेड कौन सा रन कर रहा है, वो कौन से पैटर्न को ज्यादा फॉलो कर रहा है, कौन सी रेमेडियल पैटर्न को लेके चल रहा है, कौन से मायाजम को लेके चल रहा है, कौन सा कौन सी चीजें उसमें बचपन से लेकर के अब तक कॉमन रही है, वो उसको ड्रीम्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, उसका फिजिकल सिम्टम्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये सब देखने के लिए डिटेक्टिव जैसा आपको छोटी छोटी बारीकी बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। और मैं बोलता हूँ केस टेकिंग के टाइम अलर्ट के साथ आपको स्टूपिड होना भी बहुत जरूरी है। सर आप बोलोगे सर ये दोनों हम कैसे रह सकते हैं? कि हमको एट द सेम टाइम अलर्ट भी रहना है और एट द सेम टाइम हमको स्टूपिड भी होना है। स्टूपिड मतलब मंद भी होना है। तो इसी का इसका यही फॉर एग्जाम्पल कि क्या होगा, हम केस टेकिंग हमने स्टार्ट किया, पेशेंट ने बोला सर हम मुझे एंजाइटी होता है, पेशेंट ने बोला मुझे फियर होता है। तो व्हाट हैपेंस कि जैसे ही वो कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है, कुछ कुछ सिम्टम्स बोलता है ना, हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर रेमेडी आने लग जाती है। तो डॉक्टर विथुल का हमेशा बोलते हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग आपके आपके माइंड में कोई भी रेमेडी आ जाए बीच में ही, आपने पूरा उसका पोर्ट्रेट नहीं लिया है, पूरा टोटलिटी नहीं लिया है, बिना कोई पोर्ट्रेट और टोटलिटी आपके स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि पेशेंट ने बोला मुझे एंजाइटी हो रहा है फ्यूचर का, मुझे फियर ऑफ डिजीज है, कुछ भी थोड़ा बहुत उसने आर्सेनिक के सिम्टम्स थोड़े बहुत स्टार्टिंग में ही दे दिए, हम क्या हो जाते हैं, प्रिजुडिस हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, और आगे का केस टेकिंग हम लोग आर्सेनिक की माइंडसेट से ही लेते हैं, हम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो केस टेकिंग के टाइम अलर्ट भी रहना है, हर छोटी छोटी बारीकी चीज को ऑब्जर्व भी करना है, एट द सेम टाइम हमको बुद्धू भी रहना है कि कोई भी रेमेडी आए तो उस रेमेडी के हिसाब से केस टेकिंग नहीं लेना। तो डॉक्टर वितुल कास क्या बोलते हैं, जब भी आप केस ले रहे हो, केस लिख रहे हो, तो कोई भी रेमेडी आए तो रेमेडी उसको लिखो केस पेपर के ऊपर और तुरंत काट दो और तुरंत माइंडफुल हो जाओ, वापस से मोमेंट पे आ जाओ और पूरा फोकस करो कि मुझे केस टेकिंग में मेरा फुल इंटेंट है PQRS सिम्टम्स ढूंढना, एक पैटर्न ढूंढना, एक पोर्ट्रेट ढूंढना, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ढूंढना। पोर्ट्रेट मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे सेट ऑफ सिम्टम्स मिले हैं ABCD, फॉर एग्जांपल हम आज इमेजिन करते हैं एक हाथी, राइट? एक केस टेकिंग के पोर्ट्रेट को हम इमेजिन करके हमको हाथी बनाना है, हाथी का पजल्स इमेजिन करते हैं। हाथी का पजल में एक सूट है, एक आंख है, उसका बॉडी है, उसकी पूंछ है, उसका चार पांव है। तो केस टेकिंग में और आजू बाजू बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के समझो पार्ट्स है पजल्स में, बट हमको एक हाथी बनाना है पजल्स में। होप आप समझ पा रहे हो कि एक पजल है जिसमें हमको हाथी बनाना है और उसकी वो वो सारे पजल के हिस्से एक सिम्टम्स है। हमको पोर्ट्रेट बनाने के लिए हाथी ही चाहिए, तो केस टेकिंग में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे सिम्टम्स अवेलेबल है। हमको
कौन से सिम्टम्स में वो पोर्ट्रेट बिठाना है। और ऐसा नहीं है आप पूरे हाथी की सूंड है वो टेल में बिठा दो, टेल आगे लगा दो, फिर कान किधर और लगा दो। हमका केस टेकिंग इस तरह से लेना है कि वो प्रॉपर पोर्ट्रेट बने उस चीज का, अलग अलग नहीं करना है। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उस बारीकी से फर्स्ट उसके पिक्योर सिम्टम्स हमको फर्स्ट देखना है कि हाथी की सूंड किधर है। यानी कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट एनालॉग में कंपेयर कर रहा हूँ सिम्टम्स को, कि ये सिम्टम को ये पिक्योरेस इसमें क्या है और उसको कैसे बिठाना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है पोर्ट्रेट, साउंड सेंसेस एंड बीइंग अलर्ट लाइक शर्लॉक होम्स एंड एट द सेम टाइम स्टूपिड। अब तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ मैं फास्ट जा रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा, तो मुझे बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलते जाइए, खबर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते जाइए ऐसे। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। तो ये हाथी वाला पोर्ट्रेट सबको समझा? पोर्ट्रेट का मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं फिर से समझाता हूँ कि हमने केस टेकिंग लिया, बरोबर। केस टेकिंग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा। तो केस टेकिंग का इंटेंट ये नहीं है कि हम बहुत सारे सिम्टम्स ले। केस टेकिंग का इंटेंट है कौन सा सिम्टम किस तरह ले, कौन से सिम्टम में कैसे बिठाए उसको, ताकि एक पोर्ट्रेट बन के आए। हमारे एक इंडिविजुअल सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस नहीं होता है केस टेकिंग। केस टेकिंग का इंपॉर्टेंट होता है कि उस केस को देख के आप एक पोर्ट्रेट बना पाए। पोर्ट्रेट यानी फॉर एग्जांपल मेरा यश है, एक फोटो है। पोर्ट्रेट मीन्स एक कोई भी स्केच होता है ना, स्केच। अभी मेरा स्केच बनाना है, बराबर। दो आंखें है, एक नाक है, एक लिप्स है, दो ईयर्स है, ऐसे हेयर्स है, ऐसी आईब्रोज है, ऐसी बियर्ड है, बराबर। और इस समझो ये दो सिम्टम्स ही है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है ये सारे। इसको कंपेयर करो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये रूम में बहुत सारी चीजें है, बरोबर। यानी कि ये बहुत सारे सिम्टम्स है, एक पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स अवेलेबल है। बट मुझे पोर्ट्रेट यश का बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उतने सारे सिम्टम्स में इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक आंख ले लिए, वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो गया, एक ये हो गया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेना है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेके भी मतलब नहीं है, मुझे उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को प्रॉपर पोर्ट्रेट फॉर्म में बिठाना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपर यश ही दिखे। अब समझे ये पोर्ट्रेट का। और अनप्रेजुडिक्ड ऑब्जर्वर, अब हम सब लोग बोलते हैं अनप्रेजुडिक्ड ऑब्जर्वर मतलब, अनप्रेजुडिक्ड ऑब्जर्वर मतलब क्या, इसको कैसे बना जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, हाँ, उसके पहले भी हाउ टू आइडेंटिफाई पिक्यूलर सिम्टम्स। अब हम बोलते हैं सर आप सब लोग बोल रहे हो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ढूंढो, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ढूंढो, पिक्यूलर सिम्टम्स ढूंढो। बट पिक्यूलर सिम्टम्स होते क्या है, वो कैसे अपियर करते हैं, उसका नॉलेज होता ही नहीं है। तो इसका नॉलेज गेन करने के लिए आपको रेपर्टरी के रूब्रिक्स हमेशा आपके पास एक हैबिट होनी चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कि ऐसे ही प्लेन खाली बैठे हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करने से अच्छा रेपर्टरी खोलो और उसको स्क्रॉल करो और रूब्रिक्स देखते जाओ। कैसा है ना, हमारे इंसान को वही दिखता है जो इंसान ने पढ़ा हो, इंसान ने किधर परसीव किया हो, किधर कुछ ऑब्जर्व किया हो, कुछ देखा हो, तभी वो उस चीज को समझ पाता है। कैसा होता है ना कि पेशेंट ने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दे दिया, बट हम उतने अवेयर नहीं थे, हम उतने ज्ञानी नहीं थे कि उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम उसको उस पेशेंट से वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो लैक ऑफ नॉलेज था। और वो नॉलेज को हमेशा अपग्रेडेशन होना ही चाहिए। तो ऑलवेज फॉर अ होम्योपैथिक डॉक्टर वो हमेशा रेपर्टरी ब्राउजिंग होनी चाहिए, मटेरियल मेडिका गो थ्रू होना चाहिए। तो ही आपका केस टेकिंग स्किल्स इंप्रूव होता जाएगा। क्योंकि किसी पेशेंट में वही पिक्यूलर सिम्टम्स है और किसी पेशेंट में वही कॉमन सिम्टम है। आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से मैं गुजराती हूँ, तो स्वीट डिजायर गुजराती में कॉमन सिम्टम है, बट सेम स्वीट डिजायर महाराष्ट्र पीपल में बहुत हाईएस्ट पिक्यूलर सिम्टम्स है। तो सोशल नॉलेज पर्टिकुलर, अभी फॉर एग्जांपल आज का इरा में कोई बोलता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज पसंद है। फॉर एग्जांपल मुझे सोशल मीडिया पसंद है। आज के जमाने में कोई मुझे का बोलेगा मुझे सोशल मीडिया पसंद है, सोशलाइजिंग करना पसंद है। तो किसी इंसान में वो कॉमन सिम्टम भी होगा और किसी इंसान में वो फॉस्फोरस का सिम्टम भी होगा। तो उसका आइडेंटिफाई, उसका इंटेंसिटी कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, वो कितना रिपीटेटिव, वो पेशेंट के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना महत्व है, वो
उसके लाइफ में कितना अफेक्ट कर रहा है, वो डिजीज कंडीशन को कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये चीजों का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी कि केस टेकिंग इज नॉट अबाउट आपके होम्योपैथी ये लेना, बट इज ऑल्सो अबाउट नॉलेज ऑफ हैविंग कॉमन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन नेचुरल हैबिट्स दैट इज गोइंग नाउ ऑन वर्ड्स, कॉमन नेचर दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, कॉमन नेचर दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर फैमिली। इसका सबका नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन केस टेकिंग के ऊपर। तो केस टेकिंग हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डेटाबेस से चालू होता है, बट नहीं, केस टेकिंग चालू होता है बिफोर द पेशेंट कम्स इनटू योर क्लिनिक, यानी कि क्लिनिक पे आने से पहले ही केस टेकिंग चालू हो जाता है। तो फर्स्ट केस टेकिंग चालू होता है अपॉइंटमेंट कॉल से। हमेशा याद रखना, फर्स्ट केस टेकिंग चालू होता है अपॉइंटमेंट कॉल से। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट केस टेकिंग के सेगमेंट बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको ये सारी क्वालिटीज में बताऊंगा कि साउंड सेंसेस क्या है, अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर क्या है, पिक्योरस सिम्टम्स क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई दोस पिक्योरस सिम्टम्स, हाउ टू बी अलर्ट एंड हाउ टू बी स्टूपिड एट द सेम टाइम। तो फर्स्ट आपका केस टेकिंग अपॉइंटमेंट कॉल से चालू होता है। तो कैसे, इसमें भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसने अपॉइंटमेंट लिया? उसकी मम्मी ने, उसके वाइफ ने, उसके हस्बैंड ने। फिर किस हिसाब से अपॉइंटमेंट दिया? हेलो डॉक्टर, मुझे बहुत जल्दी आना है। इसका इसका मतलब क्या हुआ? ये साउंड ऑब्जर्वर, अलर्ट ऑब्जर्वर क्या हुआ? पेशेंट को कितना घाई है, या फिर पेशेंट कितना हरीड है, या फिर पेशेंट कितना एंग्शियस है, या फिर पेशेंट को कितनी जल्दी है कि जल्दी आना है। वो या फिर वो कॉल कॉल करेगा और बहुत जोर से बोलेगा, बहुत प्राइड से बात कर रहा है। पेशेंट को आएगा, बहुत माइल्डली बात कर रहा है। पेशेंट को फोन पे बताएगा, बहुत सॉफ्टली बात कर रहा है। पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर आएगा, फैमिली मेंबर अपॉइंटमेंट ले रहा है। ये सारी सारी चीजें आपको नोट करनी चाहिए कि किसने अपॉइंटमेंट लिया, किस तरह से बात किया, कितनी अर्जेंसी में अपॉइंटमेंट लिया, उसका बात करने का तरीका कैसा था। कोई स्टेफी पेशेंट रहेगा, कोई स्टेफी पेशेंट रहेगा, हाँ सर, वो आपसे फॉर एग्जाम्पल मैं 28 का हूँ और वो खुद 60-70 है, और फिर भी वो इतना डिग्निटी है। हेलो, हाँ सर, यस सर, आई एम सॉरी सर, थैंक यू सर। यानी कि वो इतना आपको रिस्पेक्ट देगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो। वो आपसे कैसे बात कर रहे हैं फोन पे, किस तरह से अपॉइंटमेंट के, इसको बोलते हैं साउंड सेंसेस, इयरिंग का, उसके टोन ऑफ वॉइस का, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑफ वाइल टॉकिंग टू यू बिफोर अपॉइंटमेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया केस टेकिंग का, कि उसका बात करने का तरीका, अर्जेंसी, ये सब कैसा था वाइल टेकिंग एन अपॉइंटमेंट। अब पेशेंट आया आपकी क्लिनिक पे, तो आपको कैसा देखना है कि कैसा वॉक कर रहा है, वो वॉक कैसे कर रहा है, ये उसे गेट में कोई डिफरेंस है, वो ऐसा इरेक्ट वॉक कर रहा है, ऐसा डल होके वॉक कर रहा है, फास्ट वॉक कर रहा है, स्लो वॉक कर रहा है, दरवाजा कैसे खोल रहा है, हेस्टीली दरवाजा को खोल रहा है, या फिर आराम से दरवाजा खोल रहा है, या फिर वो पुश एंड पुल उस हिसाब से ही खोल रहा है। अब उसके साथ समझो कोई, उसके साथ कोई पार्टनर रिकमेंड है, फ्रेंड रिकमेंड है, कौन आया है उसके साथ, और वो ही क्यों आया है, वो अकेला आया है। तो आपके टाइम, केस टेकिंग के टाइम, पूरा डिटेक्टिव माइंड होना चाहिए। ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये क्यों ऐसा कॉम्बिनेशन में आया है। इतना डिटेक्टिव माइंड होना चाहिए, सस्पिशियस मीन्स नॉट सस्पिशियस माइंड, बट बहुत डिटेक्टिव जैसा माइंड होना चाहिए कि हर एक छोटी चीज को देखो कि हाँ, ये अपने हस्बैंड के साथ आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई वुमेन दूसरे आदमी के साथ आई है, कोई कोई बच्चा अंकल के साथ आया है, कोई वुमेन अकेली आई है, कोई वुमेन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो क्लिनिक पे आपको आप बैठोगे तो आपको और अच्छे से, मैं तो बस जितने एग्जाम्पल्स मेरे जहन में आ रहे उतना मैं एग्जाम्पल्स आपको ट्राई कर रहा हूँ बताने के। तो कैसे, किस हिसाब से चल के आए, कोई अकम्पनी किया, ये हो गया। फिर कुर्सी पे कैसे बैठे, ये सब देख लिया। अब ये हो गया हमारा सिर्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब फर्स्ट प्रिलिमिनरी डेटा आता है। प्रिलिमिनरी डेटा से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम केस टेकिंग आपका प्रिलिमिनरी डेटा में इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है केस टेकिंग का कि कौन सा एरिया ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, कौन से चीज पेशेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, वो आइडेंटिफाई करना और वो डिग इन करना। बहुत बार होम्योपैथ्स कंप्लेंट करते हैं, सर पेशेंट बोलता ही नहीं है,
या फिर पेशेंट को होम्योपैथी का नॉलेज नहीं है इसलिए वो पिकर सिम्टम्स नहीं देता है, वो मेंटल सिम्टम्स नहीं देता है, वो कोऑपरेट नहीं करता है, या फिर वो हमको उसका सेंसिटिव एरिया पकड़ने नहीं आता है। तो ये भी एक आर्ट है, इसलिए तो हम बोलते हैं केस टेकिंग इज आर्ट। वो जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, इट्स एन आर्ट। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे पेशेंट सेंसिटिव हुआ, कौन से पॉइंट पे पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज चला, और उस हिसाब से उसको वो डिग इन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट को खुरेदना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज केस टेकिंग की, सबसे सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या होता है होम्योपैथी के केस टेकिंग में? सबसे बेस्ट क्वेश्चन केस टेकिंग में होता है और और बोलो, और बोलो, कुछ और सूझ रहा है? केस टेकिंग इज नॉट अबाउट आप क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछते जाओ। हाँ, इट्स नॉट समथिंग लाइक इंटरव्यू। क्या आप बहुत मटेरियली पूछते जा रहे हो? नाम, एज, जेंडर, काम, चीफ कंप्लेंट, लेग पेन, मोडालिटी, थर्स्ट, फिजिकल पर्सपिरेशन। एक रोबोटिक जैसे आपको सिर्फ वो वो शब्द जो बोल रहा है, वो सेंटेंसेस बोल रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना। वो किस तरह बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो बोलने के टाइम उसका बॉडी लैंग्वेज क्या हो रहा है, कौन सी बात पे उसका टोन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसकी आईज मूवमेंट कैसी है, वो रेस्टलेस हो रहा है कि नहीं, वो किधर हाथ रख रहा है, वो पैर हिला रहा है कि नहीं, वो डर जा रहा है कि नहीं, गुस्सा आ जा रहा है नहीं, कि चिढ़ जा रहा है कि नहीं। शब्द से ज्यादा ये सारी इंपॉर्टेंट फीलिंग्स एंड ये सारे ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सेंटेंसेस के हिसाब से लोगे जाओगे तो मैक्सिमम टाइम्स फेलियर पाओगे, क्योंकि पेशेंट का सेंटेंसेस के हिसाब से आप रेपुटेशन जाओगे तो बहुत मटेरियली आपका रेमेडी सिलेक्शन होगा। बट होम्योपैथी इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव द पैटर्न, द बेसिकली आपको कैंट, डॉक्टर कैंट क्या बोलते हैं, हमको इंसान को ठीक करना है, ना कि उसके सिम्टम्स को। यानी कि वो जो शब्द बोल रहा है, वो सेंटेंसेस बोल रहा है, उसको ठीक नहीं कर रहा है। हमको पहले केस टेकिंग से हमको इंसान समझना है, बिकॉज सिम्टम्स से पहले इंसान पहले आता है, राइट? तो अब तक बराबर जा रहा है सर? सबके लिए अच्छा बहुत जा रहा बढ़िया, है? एक्सलेंट एक्सलेंट, आप बोलते जाइए। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अभी फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी डेटा, पहले आते हैं नेम पे। आपने नेम पूछा, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कैसा हो सकता है कि नेम कैसे बोला, तुरंत बोला, प्राइड से बोला, हाँ मैं डॉक्टर यश, डॉक्टर यश, एक सेकेंड, डॉक्टर यश। एक एलुमिना के पेशेंट्स होते हैं, सिलिशिया के पेशेंट्स होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो टाइम लेंगे अपना नाम बोलने के, वो नाम बोलने का तरीका उनका, बिकॉज ये एलुमिना में कैसा होता है, आइडेंटिटी का इश्यू होता है, सिलिशिया में कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है, बराटा का में बहुत टिमिड होता है। डॉक्टर यश, यानी कि वो आवाज ही निकला कैमरा में, शर्मिला, डॉक्टर यश। नाम भी किस तरह से बोला है, कैसे बोला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं डॉक्टर यश, यानी कि उसका डॉक्टर का टैग लगा के बोला है, कितना बाहर अपने टैग को कितना इंपॉर्टेंस दिया है, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डीप है। सो नाम में भी एक प्रिलिमिनरी डेटा में आपका हो गया। फिर उसके जेंडर, फिर सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम आज बात करेंगे अडल्ट लोग की। तो 35 साल बोला, फिर उसका मैरिटल स्टेटस, मैरिड या फिर बैचलर। फॉर एग्जाम्पल बोला बोला बैचलर, तो फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में 35 साल तक, चलो आजकल थोड़ा बहुत कॉमन है, बट इतना कॉमन है नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये इंसान 35 साल तक बैचलर है। यानी कि हमको क्या क्वेश्चन पूछना है आगे जाके कि कोई आपकी लाइफ में, आपकी पहली बात शादी क्या क्यों नहीं हुई, क्या रीजन थे, कोई ब्रेकअप हुआ था क्या? सेम डिटेक्टिव वो बोलते ना, हर एक चीज में आप बस क्वेश्चन आइडेंटिटी, और डिटेक्टिव के साथ स्टूपिड भी बनना है, यानी कि आपको प्रिजुडिस नहीं जाना है, कि आपको एक पर्टिकुलर रेमेडी पैटर्न नहीं बिठाना है क्वेश्चन पूछने के टाइम। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो सिर्फ सिम्टम्स और इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, नॉट टू जज द पेशेंट। आपको सिर्फ प्रिलिमिनरी डेटा से जज नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि
case taking in is an art of balancing between alertness like Sherlock Holmes and being very stupid at the same time, not to be prejudiced. एंड इफ यू आर प्रेजुडिस एंड सम रेमेडीज, कोई रेमेडी आपके जहन में आ रही है तो उसको लिख के कैंसिल कर दो। तो उसका मैरिज, फिर किड्स, फैमिली में कौन है, फैमिली में साथ में रहते हैं कि नहीं, फैमिली में और कितने मेंबर्स है, जॉइंट फैमिली है कि, फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जांपल बहुत लोग आएंगे कि फॉर एग्जांपल कोई 50 साल की वुमेन आई, उसका पूछना है बच्चा कितने हैं, बच्चे समझो एक ही है, तो वो बोलेंगे एक, उसकी उम्र कितनी है, 9 साल। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि उसको 41 ईयर्स की थी तभी वो कंसीव, यानी कि इससे आपको क्या मिलेगा, पहले से ही आपको सब सिम्टम्स पता चल जाएंगे कि हाँ इसको लेट कंसीव हुआ है, यानी कि इसको मे बी मेंस्ट्रुअल इश्यूज हुए रहेंगे, या फिर मेंसेस रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, या फिर कोई फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। ये सारा आपको पास्ट हिस्ट्री पहले से ही आपको पता चल जाएगा, कहाँ ये पेशेंट में ये सेंसिटिव एरियाज है, यानी कि ये पता चलते जाएगा। फिर नंबर ऑफ बच्चे, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बच्चे 3-4 है, तो हाँ, फिर वुमेन्स में वो टेल टेल फेस सीपिया जैसा है, एंग्शियस है, फिर वो, हाँ फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे हैं तो आप पूछ सकते हो उनका अबॉर्शन हिस्ट्री कुछ हुआ है क्या बीच में। फिर आप देख सकते हो कि वो इतना सारा 4 बच्चों की इतने वीक हो गई है, इतना सारा आपको प्रिलिमिनरी डेटा में ही पता चल जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी डेटा में आता है प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशनल क्या है। तो आजकल की फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, तो वो प्रोफेशन उसको क्यों पसंद है, उसमें ऐसी क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशन क्या पसंद आती है, या फिर जो उसका वर्क है, तो वर्क का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या होता है। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ फॉर एग्जांपल कोई आईटी एम्प्लॉय, वो पेशेंट बोला मैं आईटी में काम करता हूँ, तो आईटी के काम में क्या कॉमन होता है, सीडेंटरी ऑक्यूपेशन ज्यादा कॉमन होता है, लॉस ऑफ स्लीप एग्रीवेशन है कि नींद नींद कम होती है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत लोगों से, सेल्समैन हो गया तो बहुत सारे धक्के खाने होते हैं, डॉक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। तो एक बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ, एक एक पेशेंट मेरा स्पीकर है, तो वो, मैंने पूछा आप स्पीकर क्यों बने, तो उसने बोला कि मुझे चाइल्डहुड में पब्लिक स्पीकिंग का इतना डर था, स्वेटी होता था, पाम्स ठंडे हो जाते थे, ट्रेमलिंग होता था, और इतना फियर था ना कि मुझे वो फियर को कंपेंसेट करना ही था, इसलिए मैं स्पीकर बना। पर आज भी मुझे कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम होता है, तो इससे बाद में उसकी सारी टोटलिटी तो सिलीशा निकला। तो जरूरी नहीं है कि सिलीश आपका जो रेमेडी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कैसा है, बट उसका बेस क्या है, वो किस तरह से उसने वो प्रोफेशन चूज किया, वो प्रोफेशन के साइड इफेक्ट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट बोलता है कि मैं शॉपकीपर हूँ, तो उसमें वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसिटीज, फिर हाँ फॉर एग्जाम्पल वो शॉप ओनर है, तो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर लाइकोपोडियम में क्या होता है, एम्प्लॉयज को नीचा दिखाता है, ऊपर वालों को बहुत अच्छी तरह से रखता है। तो ये सारी सारी डिटेल्स है ना, आपको बहुत इजीली मिल जाती है बाय प्रीलिमिनरी डेटा आस्किंग प्रोफेशन ऑल्सो। तो ये हो गया प्रीलिमिनरी डेटा में मैरिज, किड्स, कौन साथ में रहता है, किधर रहते हो, कि नाम क्या है, जेंडर, ये सब सारे हो गए। तो आप दूसरा आता है चीफ कंप्लेंट में। तो पेशेंट को हमेशा आप बोलो चीफ कंप्लेंट जब भी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा पूछो कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या हो रहा है, और जो भी है उनको बोलो हमेशा अपने सिम्टम्स को क्रोनोकोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं, हमेशा एज अ स्टोरी नरेट करे, ना कि पेशेंट फॉर एग्जांपल ऑन पॉइंट समझो, और उसका पैर दुख रहा है, नी पेन है, पाइल्स हो रहा है, एनीमिया है, तो उसको बोलो प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट तो ठीक है, बट ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे प्रोग्रेस करते गया, आपने कौन सी ट्रीटमेंट लेते गए, ये सारा उसको स्टोरी नरेटिव फॉर्म में बोलते जाओ और आप नोट करते जाओ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। तो सो एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, आपका
हम ज्यादा क्वेश्चंस पूछना ही नहीं है, इट्स मोर ऑफ बीइंग अलर्ट। आप ज्यादा डीप डीप मीन्स धड़ाधड़ रोबोटिकली क्वेश्चन मत पूछते जाइए। हाँ, चीफ कंप्लेंट मोडालिटी, आप आप पहले पेशेंट को, जितना आप पेशेंट को बोलने दोगे, जितना पेशेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट होम्योपैथी में क्वेश्चन होता है और चीफ कंप्लेंट, सर नी पेन है, तो आप बोलोगे थोड़ा मुझे नरेट करो, ये शुरू कैसे हुआ, इसके पहले क्या क्या हुआ है आपको, कैसे कैसे हुआ है, आपने कौन सी ट्रीटमेंट ली है, क्या क्या होते गया, और अब क्या क्या हो रहा है। तो पेशेंट पूरा नरेट स्टोरी में करेगा। पेशेंट हो गया तो फिर बोलो थोड़ा और सोचने की कोशिश करो, और क्या होता है, और कुछ हुआ है। फिर पेशेंट को मोडालिटी पूछो, मोडालिटी में भी लीड मत करोगे, पेशेंट को बोलो ये कुछ करने से देखा है बढ़ जाता है, ये कुछ करने से देखा है कम हो जाता है। फिर ये पूछो कि ये जब भी आपको होता है तो शरीर में और क्या क्या होता है, कुछ देखा है, कोई ट्रिगर करता है, कोई टाइम में देखा है, सुबह दोपहर शाम, कोई टाइम ऑफ द ईयर देखा है, ये जब होता है तो शरीर में स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है, फीलिंग कैसा होता है। तो ये सारा पेशेंट को और 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 करके पूछते जाओ। तो मैक्सिमम द टाइम जब भी आप और पेशेंट बोलते हो ना, तो पेशेंट को फर्स्ट ऑफ, हाँ, ये सब करने से पहले केस टेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आप पेशेंट को कितना कंफर्टेबल महसूस करा रहे हो, तो उसके क्लिनिक में आप कितना स्पेस क्रिएट कर रहे हो कि वो बोल पाए, वो एक्सप्रेस हो पाए। सी कैसे है ना, होम्योपैथी केस टेकिंग में एक इंसान आपको पूरा सौंप दे रहा है, अपनी पूरी सारी प्राइवेट चीजें, फैमिली चीजें, बोलते हैं ना एक दोस्त। तो होम्योपैथी केस टेकिंग में आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और पिक्चर सिम्टम्स तभी ही मिलेंगे जब पेशेंट के सामने आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वो एक बॉडी लैंग्वेज क्रिएट की है, वो एक इंटेंट क्रिएट किया है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ और आपको मदद करने ही बैठा हूँ, मैं आपको हेल्प करने ही बैठा हूँ। आप जितना फ्रेंडली होके, तो वो एक क्लिनिक का भी इम्पोर्टेंस बहुत है, आपके रिसेप्शनिस्ट का भी इम्पोर्टेंस बहुत है कि मैं कभी कभी देखता हूँ होम्योपैथी डॉक्टर से साथ पेशेंट बैठा है इधर और तीन चार पेशेंट ऐसे वही क्लिनिक केबिन में बैठे हैं, और पेशेंट को एक अर्जेंसी दी जा रही है, तू जल्दी बोल ना जोड़ना, कितना टाइम पास कर रहा है, जल्दी जल्दी बोल। एक रूडनेस आ रही है, एक मटेरियलिस्टिक आ रहा है कि हाँ भाई टाइम नहीं है, 10 100 पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी गर्दी है और हर एक का प्रैक्टिस अलग अलग होता है, बट वो छोटी सी प्रैक्टिस मीन्स गर्दी वाली प्रैक्टिस में भी टाइम भी कम है ना, बट एटलीस्ट आप अपना ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखो कि पेशेंट आपकी अपनी सारी चीजें आपको बोल पाए। क्योंकि कैसा है ना, होम्योपैथी में इट्स नॉट अबाउट रेमेडी जो काम करती है, इट्स ऑल्सो अबाउट द इंटेंट विच यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, यानी कि आपका इंटेंट बहुत मैटर करता है कि पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको फील हो रहा है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आदमी सुनने को बैठा है, ये आदमी मुझे मदद करने बैठा है, ये आदमी पैसे कमाने नहीं बैठा है, ये जेन्युइनली मुझे सुनना चाहता है। क्योंकि जब भी उसके पास ये फीलिंग आएगा कि हाँ ये पेशेंट, ये डॉक्टर मुझे सुनना चाहता है, तो देखना मैजिकली वो सारे सिम्टम्स, सारी चीजें, अपनी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, अपना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, अपना ड्रीम्स, अपना चाइल्डहुड पैटर्न, सब अपने आप से आपको सामने से बताएगा कि सब सारी मोडालिटीज, अरे हाँ डॉक्टर ये ऐसा ऐसा होता है, वो सामने से आपको बताएगा। तो फर्स्ट सी ये केस टेकिंग में ये कोई डॉक्टर या कोई बुक्स नहीं सिखाती, ये पूरा एक्सपीरियंस सिखाता है कि आप पहले एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि नहीं। चलो कमिंग बैक टू चीफ कंप्लेंट, और चीफ कंप्लेंट में उसने सब बोला और तो मोडालिटीज देखो, कॉन्कॉमिटेंट देखो, को एसोसिएटेड सिम्टम्स देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आजकल ऑटो इम्यून डिजीज बेस बहुत देख रहे हैं हम, और स्किन के केसेस रिंगवर्म देख रहे हैं, ऑटो इम्यून था देख रहे हैं, हार्मोनल देख रहे हैं, थायराइड, पीसीओएस, फिर सोरियासिस, फिर श्रॉगेंस, एसएलई। इस आजकल होम्योपैथी में बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास ऑटो इम्यून के, स्किन के और हार्मोनल के, ये सब सारे बहुत कॉमन कॉमन आएंगे। तो फॉर एग्जांपल रिंग वर्म का लेते हैं, बहुत होम्योपैथिक डॉक्टर्स रिंग वर्म में सबसे ज्यादा फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि रिंग वर्म के सिम्टम्स और मोडालिटीज बहुत कॉमन होती है।
itching until it bleeds, हाँ, सो scratch. हाँ, तो कर हेलो, दिया मैंने तो बस 600 तो मेरा हो गया। कोई अनम्यूट? हेलो, आप कंटिन्यू कीजिए हाँ, scratch, प्लीज। सभी scratch, लोग प्लीज कीप म्यूटेड। scratch until it must bleed, perspiration, aggravation, आप यस जी, आप अपना कंटिन्यू कीजिए yes, एंड अदर्स वो लोग अभी नहीं म्यूटेड रहेंगे जब ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है। तो ओके, यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, डोंट वरी। रिंगवर्म के केसेस में सबसे ज्यादा फेलियर आता है, बरोबर? क्यों बोलो? क्योंकि रिंगवर्म में सारे पेशेंट्स को यही एग्रेवेशन होगा कि पर्सपिरेशन एग्रेवेशन, अनड्रेसिंग एग्रेवेशन, वार्म एग्रेवेशन, नाइट एग्रेवेशन, इन बेड एग्रेवेशन, स्क्रैच अंटिल इट मस्ट ब्लीड, लोकेशन कॉमन रहेगा, उसके अपीयरेंस सबका कॉमन होगा। तो having in case taking having knowledge of your medicine, मॉडर्न मेडिसिन के कॉमन सिम्टम्स का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। वही आपको पता चलेगा कि ये सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉमन है और ये सिम्टम्स ऑफ डिजीज अनकॉमन है। तो अगेन मैं फर्स्ट क्या बोला, हमारा फर्स्ट इंटेंट क्या है केस टेकिंग में? स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? अनकॉमन पिक्योर सिम्टम्स ढूंढना। पूरे मेज ऑफ इतना सारा डेटा में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ढूंढना है। उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को हमको पोर्ट्रेट में बिठाना है, यानी कि ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ऐसा मटेरियलिस्टिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नहीं बिठाना, हमको इस तरह से बिठाना है ताकि वो एक प्रॉपर पोर्ट्रेट बने। तो पिकर सिम्टम्स का मैंने क्या बोला था? फर्स्ट रूब्रिक्स पढ़ो, मटेरियल मेडिका पढ़ो, बट एट द सेम टाइम आपको मॉडर्न मेडिसिन का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो रिंगवर्म में फिजिकल सिम्टम्स और मोडालिटीज सबके लिए कॉमन है। तो अब कैसे करेंगे? तो आपको फर्स्ट देखना है उसके पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ था और वो कब से डेवलप हुआ है। एंड ज्यादातर स्किन डिजीजेस या फिर ऑटोइम्यून डिजीज या हार्मोनल डिजीजेस कोई स्ट्रेस की वजह से होती है। तब स्ट्रेस का कैसे पता चले? तो आइदर स्ट्रेस वुड बी इन इज लाइफ स्पेस, यानी कि आपका फैमिली में होगा, पर्सनल लाइफ में होगा, पास्ट इंसिडेंट में होगा, पार्टनर के साथ होगा, वर्क रिलेटेड हो गया, या फिर सोशल लाइफ की वजह से होगा। तो आपको यही प्रिलिमिनरी डेटा में आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का कौन सा एरिया अफेक्टेड है। तो पेशेंट को पूछना है, कोई बोलेगा 2 साल से रिंगवर्म है, तो पेशेंट को पूछना है कोई 2 साल से पहले आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस आए थे, कुछ ऐसी बात मन पे लगी थी, कुछ ऐसा हुआ था फैमिली में, या फिर कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है जो बहुत आपको मन में लगा हो, वो कुछ भी आपको पूछना है। तो पेशेंट को उस जब भी आप उस पिक्चर सिम्टम्स के हिसाब से, ये हो गया मेंटल इलनेस फ्रॉम रिंगवर्म के केसेस में। मोडालिटीज चीफ कंप्लेंट हो गई, चीफ कंप्लेंट, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट और एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको मिल गए। सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स में आपको कौन सी क्रेविंग है, क्या क्या खाना पसंद है, आपका एपिटाइट कौन सा है, एपिटाइट में कौन सी टाइप पे एपिटाइट भूख ज्यादा लगती है, क्या चीज से अवर्जन है, क्या चीज डिसएग्री करती है, क्या चीज से एग्रेवेशन है, क्या चीज से एमिलोरेशन है। पसीना, पसीना कौन से पार्ट पे आता है, कब आता है, कोई स्टेनिंग छोड़ जाता है, कोई पर्टिकुलर स्मेल आता है। फिर थर्स्ट, हाँ, थर्स्ट कैसा लेंगे? पेशेंट बोलेंगे थर्स्टी के थर्स्टलेस, तो पेशेंट को जनरल क्वेश्चन पूछना है, आपको पानी का प्यास फील होता है, यानी कि यू फील थर्स्टी और नॉट, नॉट अमाउंट ऑफ वाटर ही ड्रिंक्स बट यू फील थर्स्टी और नॉट। फिर आपका स्लीप कैसा है, स्लीप का पोजीशन कैसा है, कितने बजे तक कितने बजे स्लीप कर सोने जाते हो, कितने बजे तक आता है, बीच में उठते हो कि नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे रूब्रिक्स आपके रेपर्टरी में अवेलेबल है और इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्लीपलेस आफ्टर वेकिंग, स्लीपलेस आफ्टर 3 AM, स्लीपलेस अंटिल 2 AM, यानी कि 2 बजे तक नींद नहीं आएगा, 2 बजे के बाद आ जाएगा। स्लीपलेस आफ्टर 3 AM, यानी कि 3 बज जाएंगे फिर नींद ही नहीं आएगी। स्लीपलेस बिटवीन 2 and 4, यानी कि 2 और 4 के बजे नींद नहीं आएगी। तो जनरल स्लीप में भी कितना ये आपका पिकुलर सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। अगेन फिजिकल जनरल्स में भी आपको देखना है कि ये कितना अनयूजुअल है।
कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ मैंने नया सुना है। ये किसी और पेशेंट में मैंने नहीं सुना है, बट यही पेशेंट में मैं सुन रहा हूँ। कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। ये हो गए फिजिकल। फिर मेंसेस। फिर मेंसेस में मीनार की क्या थी, मीनार की के टाइम कोई प्रॉब्लम था क्या, मेंसेस के बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, ड्यूरिंग क्या होता है। फिर मेंसेस के बिफोर में फॉर एग्जांपल आपका चीफ कंप्लेंट कुछ एग्रेवेट होता है क्या, मेंसेस के बिफोर आपके फिजिकल जनरल्स दूसरे क्या होते हैं, मेंसेस के ड्यूरिंग आपके फिजिकल जनरल्स ड्यूरिंग क्या होते हैं, मेंसेस के आफ्टर आपके फिजिकल जनरल्स क्या होते हैं, फिर मेंसेस के बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग मेंटल जनरल्स क्या होते हैं। ये सारा सिम्टम्स आपको पूछना नहीं है, बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है। ये इतना केस टेकिंग में डॉक्टर हैनीमैन और डॉक्टर ने होम्योपैथी में इतने सारे इतने सारे क्वेश्चंस का भंडार है, इतने सारे सिम्टम्स का पिक्चर सिम्टम्स का भंडार है कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है कि हमको मेंटल सिम्टम्स लेना नहीं आता है, तो फिर पेशेंट मेंटल सिम्टम्स बोलता नहीं है, या फिर हमको वो नहीं आता है। बट आपके पास बहुत सारे कितने सारे अलग अलग रास्ते हैं पेशेंट के पोर्ट्रेट और रेमेडी बनाने में। आप समझ रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी हाँ कि एक ही एस्पेक्ट आपको फॉर एग्जाम्पल वही आएगा तो ही आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर अच्छे से LSMC लेने आ गया, अच्छे से एलिमेंट्स फॉर्म लेने आ गया, अच्छे से फिजिकल जर्नल्स लेने आ जाएगा जो पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, और अच्छे से पैटर्न एंड पोर्ट्रेट बना पाओगे, तो वो काफी है आपके लिए। ये हो गए फिजिकल जर्नल्स, मेंटल्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है पास्ट हिस्ट्री। अब मैंने देखा हो कि बहुत लोगों को समझो पास्ट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होम्योपैथी में। हम मैक्सिमम पूछते हैं पास्ट हिस्ट्री में, कोई ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हाँ ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, कैंसर हुआ है, कुछ कुछ भी हुआ है ना, तो हम देखते हैं क्या, हमको तो यही है कि पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस बोले और मैं ट्यूबरक्लाइनम दे दूं, या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई पेशेंट बोले कि किसी को फैमिली में कैंसर या फिर ट्यूबरक्लोसिस था, तो हम कार्सिनोसिन देते हैं या फिर ट्यूबरक्लाइन। हमने अपने आप को इतना लिमिट कर दिया है फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री जाने में, जबकि पास्ट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो पास्ट हिस्ट्री से आपको माइजमेटिक क्रोनोकोलॉजिकल ऑर्डर समझ में आता है कि पेशेंट बोलेगा फर्स्ट मुझे आंख में सूजन थी, आंख में सिस्ट था, बाद में पेशेंट बोलेगा कि मुझे किडनी स्टोन था, बाद में पेशेंट बोलेगा मुझे UTI था, और अब आपके पास पेशेंट आया है कि आपके पास उनका उनका फाइब्रोइड हुआ है। तो आप पेशेंट के क्रोनोलॉजिकल डिजीज और इससे कंडीशन से समझ सकते हो कि कितना साइकोसिस माइजम कितना स्ट्रांग है। फिर पास्ट हिस्ट्री से आप उसका सप्रेशन भी समझ सकते हो कि कोई पास्ट हिस्ट्री में स्किन डिजीज हुई थी तो स्किन डिजीज का सप्रेशन हुआ है कि नहीं। फिर और एक सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है कि समझो प्रेजेंट में पेशेंट ने बोला मुझे रिंगवर्म हुआ है। चल हम इमेजिन करेंगे हमको मेंटल्स लेना आता ही नहीं है, मेंटल्स अभी हमको मेंटल्स मिला ही नहीं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। पेशेंट ने बोला आपको कि रिंगवर्म हुआ है, मगर रिंगवर्म का LSMC में हमको सब कॉमन मिला, मगर पास्ट हिस्ट्री में उसने बोला कि सर मुझे पास्ट हिस्ट्री में अर्टिकेरिया हुआ था, और वो अर्टिकेरिया नाइट को ही एग्रेवेट होता था, और वो इतना बड़े बड़े नोड्यूलर होते थे। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि पास्ट हिस्ट्री के जो भी डिजीज बोले ना, पेशेंट को आप मोटिवेट करो उस डिजीज के, उस टाइम के LSMC, उस टाइम के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, उस टाइम के एलिमेंट्स फ्रॉम, उस टाइम के फिजिकल जनरल्स, और आप बोलोगे पेशेंट को इतना याद रहेगा कि नहीं। अगर वो उस पेशेंट को पिकलर था और वो उस पेशेंट को उस लाइफ में वो जरूर परेशान हुआ था उस डिजीज से, तो उस टाइम पे उस पेशेंट का पर्टिकुलर उसका एलिमेंट्स फ्रॉम भी याद रहेगा, उस टाइम का उसका स्टेट ऑफ माइंड भी याद रहेगा, उस टाइम पे उसके ड्रीम्स भी याद रहेंगे, उस टाइम पे उसके दूसरे फिजिकल जनरल्स भी याद रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लेडी आई 50 साल की एज में कोई कंप्लेंट लेके, उसको प्रेगनेंसी पूछो कि प्रेगनेंसी हिस्ट्री में कुछ चेंजेस था लाइफ में, पास्ट में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, पास्ट में कोई फिजिकल इलनेस हुआ था जिसका स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, या फिर पास्ट में फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ग्राफाइटिस पेशेंट आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि पास्ट में बहुत लोगों को विंटर्स में क्रैक्स मिलते हैं, बहुत लोगों को पास्ट में ड्राई स्किन मिलती है। ऐसे बोलते हैं ना पास्ट के इंडिकेशंस भी कंफर्म होते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको केस टेकिंग सिर्फ प्रेजेंट कंप्लेंट्स का ही लेना है, पास्ट कंप्लेंट्स का भी आप उनका वो पूरा केस टेकिंग लेके उनका वो टोटलिटी बना के भी एक पोर्ट्रेट बना सकते हो। सिमिलरली गोज फॉर फैमिली हिस्ट्री।
सो फैमिली हिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा डिप्रेशन है, तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफिलिटिक माइजम। फैमिली हिस्ट्री में बहुत लोग पतले हैं, फैमिली हिस्ट्री में सब लोग, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फैमिली आ रहा है तो आप ऑब्जर्व करते हो तो कैसा हर कोई एक्टिव है, हर कोई हरिड है, बहुत गाई गाई कर रहा है, तो वो भी एक ट्यूबरकुलर माइजम का पार्ट हो गया। तो फैमिली हिस्ट्री में आप देख रहे हो कि पापा को वॉट्स है, मम्मी को भी वॉट्स है, फिर बहन को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, फिर माँ को डायबिटीज है। तो आप देखते हो कि पूरे फैमिली में साइकोसिस्टम कितना स्ट्रांगली जा रहा है, तो इस हिसाब से भी आप कोई भी रेमेडियल पोर्ट्रेट पे पहुंच सकते हो। फिर आते हैं ड्रीम्स। तो रिसेंटली मैंने ड्रीम्स का कोर्स किया था, एलएम पोटेंसी का भी कोर्स किया था। तो ड्रीम्स का भी इतना इंपॉर्टेंस है। अब ड्रीम्स को भी कैसा लेना है, फॉर एग्जाम्पल कोई, हम ड्रीम्स को भी बहुत मटेरियलिस्टिकली ले लेते हैं कि हाँ ड्रीम स्नेक्स, ड्रीम एंग्शियस, ड्रीम्स फ्राइटफुल, ड्रीम बिंग परस्यूड, ड्रीम्स ऑफ डेड, ड्रीम्स ऑफ डेथ। अगेन हमको होम्योपैथी में क्वांटिटी स्टेटमेंट, वो तो एक कंप्यूटर एआई भी कर सकता है, हाँ उसमें इंफॉर्मेशन डाल दिया, उसमें वो रेपर्टरी में ढूंढ दिया। बट ड्रीम से भी हमको वो देखना है कि ये ड्रीम में पेशेंट फील क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम से ड्रीम स्टूल्स, यानी कि उसको घड़ी घड़ी बाथरूम संडास के ड्रीम्स बहुत दिख रहे हैं, टॉयलेट के ड्रीम्स बहुत दिख रहे हैं। तो आप देखोगे रेपर्टरी में उसमें बहुत कम रूब्रिक्स है, बट वो पेशेंट को बहुत रिपीटेटिवली आ रहे हैं, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पेशेंट को पूछना है कि क्या फील होता है, तो पेशेंट फॉर एग्जाम्पल बोलेगा मुझे बहुत गंदा फील होता है। अब पेशेंट को पूछना है ये गंदा फील आपने कभी पहले भी किया है, यही फीलिंग जो आपको प्रेजेंटली आ रही है कोई आपको पहले भी फीलिंग हुआ है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि मैंने आज बहुत फास्ट फास्ट बताया, बट आई ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग अबाउट केस टेकिंग। एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। तो ये एक ग्राफ मैंने बनाया है, ये तो ये जो स्पाइक्स है ना, यानी कि पेशेंट का जो भी पर्टिकुलर, एक मैंने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में कैसा बोला था कि हम हर कोई एंग्शियस होता है, हर कोई फियरफुल होता है, हर कोई जेलस, मीन्स हमें ये सारे इमोशंस होते हैं। बट कौन सा इमोशंस, कौन सा फैक्टर हमें हमेशा रिकरेंट रहा है, तो ये स्पाइक से समझ में आता है कि फॉर एग्जाम्पल उसके चाइल्डहुड में भी उसको, आपको अगर आपने प्रॉपरली पोर्ट्रेट और केस टेकिंग लिया है तो उसके चाइल्डहुड में भी सेम इमोशन मिलेगा, ड्यूरिंग मैरिज भी आपको सेम इमोशन, टीनेज एंड प्यूबर्टी में, वाइल स्टडिंग, वाइल करियर, वाइल मैरिज, वाइल फैमिली, वाइल ओल्ड एज, ऐसा आपको सेम पैटर्न हमेशा आपको हमें हर इसमें मिलता रहेगा। तो यही है अबाउट केस टेकिंग। एंड और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आपको पूछना है तो मैं अभी आंसर दे पाऊंगा आपको। तो बहुत अच्छा आपने बताया। यस और जी आप कंटिन्यू, यस जी आप कंटिन्यू कीजिए, यस जी को कंटिन्यू करने दीजिए, है ना हाँ दीपमाला जी। मतलब, हाँ, यस यस सर, यस यस डॉक्टर यस यू कैन कंटिन्यू। हाँ अभी सर, कोई आपका कोई और पर्टिकुलर एरिया एरिया में और फोकस करूँ तो मैं और समझा सकता हूँ। इसमें आपके कुछ चैट में क्वेश्चंस आए हैं, आप चैट बॉक्स को देखिए। कर रहे हैं लोग एग्जाम्पल बोल रहे हैं रिंगवर्म में, रिंगवर्म के केस को आप कैसे फॉलो करेंगे? चैट बॉक्स को आप खोल के देखिए, हाँ चैट सो बॉक्स में सर, कुछ सवाल हाँ है उसको। सर रिंग वर्म का कैसा है सर, कि रिंग वर्म में सेम हर एक, हाँ कुछ को, हाँ मैं फर्स्ट रिंगवर्म का बोलता हूँ कि रिंगवर्म के केसेस या फिर कोई भी स्किन केसेस, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज में ना, एक इम्पोर्टेंस ये कैसा ना, चीफ कंप्लेंट में मैंने देखा है, चीफ कंप्लेंट में आपको मैक्सिमम उसके LSMC, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटीज कॉन्कोमिटेंट एसोसिएशन, उनमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट आपको पास्ट में एलिमेंट्स फ्रॉम पास्ट में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सेंसिटिविटी, कौन सी बात अफेक्ट की है, क्या चीज उसको बॉदर करती है, पास्ट में कोई फिजिकल कंप्लेंट्स, पास्ट में कोई उसका सप्रेशन हुआ है, फैमिली हिस्ट्री, उसका बैठने का तरीका, उसका प्रीलिमिनरी डेटा, ये सारे का पोर्ट्रेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी केस आजकल के डिजीज, क्योंकि कैसे है ना, आजकल सब लोग एलोपैथी लेके आते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ पैलिएट करके आते हैं, जहाँ पे सिम्टम्स का, फिजिकल सिम्टम्स का एक्सप्रेशन बहुत कम हो गया है। बट एक मेंटल सिम्टम्स ये है जिसका एक्सप्रेशन आप ऑल्टर नहीं कर सकते, और वही आपको ट्रेन लेना है कि आपको बहुत
हैज अ डिटेक्टिव देखना है कि वो कैसा बैठ रहा है, कौन से आवाज पे उसका टोन हाई होता है, लो होता है, आवाज, आंख में आंसू आ जाते हैं, रेस्टलेस हो जाता है, एंशियस हो जाता है, ड्रूप हो जाता है, ऐसा हो जाता है, या फिर अपनी मम्मी को देखता है, अपने पार्टनर को देखता है, हेजिटेट करता है, ऐसे कुछ बोलने के टाइम वो कौन से टाइम पे भूल जाता है। ये सारे सिम्टम्स भी बहुत ऑब्जर्व, और ये सारा चीजों का ट्रेनिंग आपको कब मिलेगा, जब आपने एक्चुअल में बहुत सारी मटेरियल मेडिकल्स पढ़ी है, कंटिन्यूसली आपने रेपर्टरी से रूब्रिक सर्फिंग किया है, आपको मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज अच्छा है। आपको ये मुझे पूछ रहा है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से कैसे आपको इम्पोर्टेंस पता चले, तो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे किया है, निमोनिया है, राइट एंड लेफ्ट, कौन सा पार्ट ऑफ द लोब, लंग का कौन सा पार्ट ऑफ द लोब अफेक्टेड हुआ है, राइट हुआ है, लेफ्ट हुआ है, फिर उसका पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, ओवर ग्रोथ हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है। तो अगेन किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, टोटलिटी रिपोर्ट में उसका पैथोलॉजिकल प्रोसेस जानना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उसके माइजम से कोरिलेट कर सको, ताकि या फिर आपके रेमेडियल में स्पीयर ऑफ एक्शन से बहुत कोरिलेट कर सको। ठीक है, यानी कि उसके आरबीसी से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर उसका आरबीसी का एसिमुलेशन ही नहीं है। एक्यूट केसेस, हेलो, सो एक्यूट हाँ, एक केसेस है और ना, क्वेश्चन है संदीप कानल का। एक्यूट केसेस है ना, एक्यूट केसेस का एक केस टेकिंग बहुत लंबा होता है, बट मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। फीवर, सर फॉर एग्जांपल हम फीवर लेंगे, आजकल फीवर का बहुत ये है, तो बीबीसीआर से यूज करते हैं। और बीबीसीआर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक इवैल्यूएशन कैसा है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट ऑफ फीवर का। एलिमेंट्स, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट कैसे लेंगे, तो फीवर में फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल होता है फीवर बारिश से भीग के आ गया, गर्म से ठंडे में आ गया, ठंडा पानी पी लिया, गर्मी में ठंडा पानी पी लिया, किसी ने डांट दिया, कुछ डर गया, कुछ सडन हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्स फ्रॉम क्लियर हो गया। अब फीवर में स्टेज, फिर हमको फीवर में देखना है स्टेजेस क्या है, हीट चिल स्वेट। अब पेशेंट को कैसे पूछना है, आपको फीवर में गर्म लगता है, ठंडी लगता है, कि स्वेट आता है, तो गर्म, फॉर एग्जाम्पल। फिर उसमें पेशेंट को पूछना है कंपाउंड फीवर में, यानी कि स्टेजेस कैसे आते हैं, पहले गर्म होता है, ठंडी लगती है, स्वेट आता है, के। तो बीबीसीआर में कंपाउंड फीवर करके एक सेक्शन है, वो आपको देखना है। फिर अभी लोकेशन, और अभी लेंगे हमको फीवर में हीट होता है, तो लोकेशन कैसा आएगा ना, तो बीबीसीआर में पार्शियल हीट करके एक चैप्टर होता है, तो पूछना है पार्शियल हीट कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में, कहाँ से हीट शुरू होता है और कहाँ पे हीट एक्सटेंड होता है। तो ऐसे रूब्रिक्स है बीबीसीआर में कि पार्शियल हीट यानी कि मेरा सर सबसे ज्यादा गर्म होता है, गला सबसे ज्यादा गर्म होता है, हाथ पाव सबसे गर्म होते हैं, तो पार्शियल हीट abdomen, पार्शियल हीट हैंड्स, पार्शियल हीट फोरहेड। सिमिलरली आपको चिल्स के भी पार्शियल, चिल्स के ऐसे रूब्रिक्स है, सिमिलरली स्वेट के भी पार्शियल, तो ये लोकेशन का हो गया। लोकेशन में भी फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, चिल रनिंग अपवर्ड्स हम देखते हैं, तो पार्शियल हीट समझो abdomen से चालू हुई और इधर से फर्स्ट, सो पार्शियल चिल प्रीसीडिंग फ्रॉम, यानी कि abdomen से शुरू होके फिर पूरे बॉडी में हुई, तो ये प्रीसीडिंग फ्रॉम करके फिर चिल्स सिंगल पार्ट, तो ये लोकेशन हो गई। फिर मोडालिटी, तो मोडालिटी में यानी कि फीवर में, फीवर क्या करने से बढ़ जाता है, और फिर फीवर के टाइम क्या करने से एग्रेवेशन फील होता है, रेस्टिंग से, बैठने से, कोई नॉइस से, कोई पर्टिकुलर खाने पीने से, या फिर हवा से, कोई इससे। फिर थर्स्ट, हीट स्टेज में थर्स्ट कैसा है, बिफोर हीट थर्स्ट कैसा है, चिल में थर्स्ट कैसा है, चिल में थर्स्टलेस है कि नहीं, स्वेट में थर्स्ट है कि नहीं, प्रोडोम यानी कि जब भी फीवर नहीं है तभी उसका थर्स्ट कैसा है। सिमिलरली फीवर में फिजिकल जनरल्स कैसे है, यानी कि फीवर के बिफोर, ऐसे फीवर के बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग। सिमिलरली फिजिकल जनरल्स बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग हीट स्टेज, फिजिकल जनरल्स बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग चिल स्टेज, फिजिकल जनरल्स बिफोर आफ्टर ड्यूरिंग स्वेट स्टेज। फिर कॉन्कोमिटेंट क्या है, जब भी फीवर आता है तो बहुत डल हो जाता है, जब भी फीवर आता है तो बहुत वीक हो जाता है, जब फीवर आता है तभी बहुत गर्म पानी का पीने का मन करता है, जब फीवर आता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, जब फीवर आता है बहुत रेस्टलेस हो जाता है। ये सारे
कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स हेड टू टो और माइंड सिम्टम्स के लेने हैं। तो जब भी आप एक्यूट सिम्टम्स बीबीसीआर रेपर्टरी से ऐसा उसके रूब्रिक्स पढ़ पढ़ के करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना, एंड 100% एफिशिएंसी से, विदाउट पैरासिटामोल, विदाउट एंटीबायोटिक से आप 100% सारे एक्यूट एंड फीवर केसेस सॉल्व कर पाओगे अगर आप बीबीसीआर के रूब्रिक्स ये सब पकड़ के चलोगे तो। और इन सब चीजों का मैंने पूरा डिटेल्ड कोर्स है, किसी को भी वो डिटेल कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो वो सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, वो आप सर से व्हाट्सएप नंबर लेके कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स डिस्क्राइब कीजिए प्लीज। तो फीवर में कॉन्कोमिटेंट क्या है के फॉर एग्जाम्पल मुझे हीट यानी मुझे गर्म लग रहा है, हीट, तो ड्यूरिंग हीट ही मैं रेस्टलेस हो गया हूँ, तो रेस्टलेस कॉन्को हीट, एंग्शियस, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, तो एंग्शियस ड्यूरिंग हीट स्टेज, ड्यूरिंग हीट स्टेज ही मुझे ज्यादा प्यास लग रहा है, तो थर्स्ट कॉन्कोमिटेंट, हीट कॉन्कोमिटेंट स्टमक थर्स्ट, हीट स्टेज में ही मुझे स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, हीट स्टेज में ही मुझे कमर दुख रही है, हीट स्टेज में ही मुझे गैस हो रहा है, हीट स्टेज में ही मुझे नी पेन हो रहा है, यानी कि हेड टू टो लेकर। ओके, सो डॉक्टर मुकेश पटेल सर बोल रहे हैं कि हर एक केस टेकिंग डिजीज के लिए केस टेकिंग, सो फॉर एग्जांपल सर केस टेकिंग हर किसी के लिए अलग अलग होती है, हर कोई बंदा आपको अलग वे में पिक्युलर सिम्टम्स देगा, हर एक बंदा आपको अलग एरिया में पिक्युलर सिम्टम्स देगा, कोई भी पेशेंट, इसलिए तो बोलते हैं ना, नो, क्या हम लोग होम्योपैथी में बोलते हैं नो टू पेशेंट्स आर सिमिलर, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट में आपको डिफरेंट मेथड ऑफ केस टेकिंग यूज करना पड़ेगा, एवरी पेशेंट में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेपर्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा, एवरी केस में डिफरेंट थियरी यूज करनी पड़ेगी, डिफरेंट रेपर्टरी यूज करनी पड़ेगी। मैं वही बोला कि एंड केस टेकिंग और होम्योपैथी में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि मैंने आज आपको बोला है यही करना है यही करना है, मतलब यही, ऐसा नहीं होता है। आपको उस मोमेंट में रह के देखना है कि ये पेशेंट मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अगेन ऑनलाइन, अगेन केस टेकिंग या फिर होम्योपैथी में अनप्रेजुडिस का मतलब ये भी, ऑनलाइन केस टेकिंग के लिए टिप्स में शैलेंद्र जी ये बहुत लंबा हो जाएगा और इसके लिए थोड़ा सा अभी आपको वेट करना पड़ेगा और अगले सेशन में फिर मैं ये जिससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिर और आगे भी चलेंगे, ठीक है ना। ये हाँ सर, इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया ये आउटलाइन आपको केस टेकिंग का इन्होंने आज प्रेजेंटेशन दिया है और ये सबसे बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे चीज हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य बात मैं इनके लेक्चर्स में मैं देख रहा था वह था, इनके मुख्य बात ये था कि आप जो है तो आप कितना ऑब्जर्वेशंस करते हैं, यू हैव टू बी डिटेक्टिव, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात जो इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर एक, मैं अक्सर कहा करता हूँ डॉक्टर को एक सुनने की आदत बन गई हो, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ इंट्रोगेशन तो सब कुछ वो बोलते हैं लेकिन आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके क्रम में मैं कई एक बार शायद इस फोरम पर बोल चुका हूँ कि भगवान ने हम लोगों को क्या दिया है, आप देखिए हम लोगों को 2 कान दिया है, 2 आंख दिया है, 2 नाक दिया है ना, तीनों चीज दिया है, लेकिन आपको मुंह कितना दिया है, केवल एक। तो कहते हैं कि कम बोलो ज्यादा देखो, है ना। महात्मा गांधी ने कहा कि अपना मुंह को बंद रखो और सारा चीज को कान आंख नाक, ये 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफी है। और फिर टोटलिटी ऑफ के सिम्टम्स का बात, हाथी की बात कर रहे थे आप, डॉक्टर एस तिवारी की किताब पढ़े होंगे। डॉक्टर तिवारी, ये डॉक्टर तिवारी नहीं, एक डॉक्टर पहले वाले थे बीके तिवारी, शायद नाम मुझे पूरा भूल रहा हूँ। उसमें लिखा है कि 7 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, होम्योपैथी की किताब है, केस टेकिंग से चर्चा की गई है, 7 ब्लाइंड एलिमेंट। तो हम लोग जो अभी सवाल बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि दांत का क्या अतीत होगा, रिंग वर्म का क्या होगा, अरे होलिस्टिक में देखो ना, तो आपको होलिस्टिक में देखोगे तो 7 ब्लाइंड मैन नहीं बनोगे, आपको एक कहते हैं ना 7 अंधे जो थे जो कि हाथी को देखने के लिए गए, तो हाथी किसी ने उसका पैर को पकड़ा तो कहा, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाथी जो है तो खंबा के जैसा होता है, किसी ने उसका पूंछ पकड़ लिया। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे, मैं अपने बहुत ही प्रारंभिक समय में इस किताब को पढ़ा था,
वहां पर मुझे ये केस टेकिंग का बहुत बढ़िया ये आया था। और एक राम प्रवेश जी कह रहे थे कि ट्यूबरकुलर माइल्ड का, ये सारी चीज निकल आएंगे केस टेकिंग के दौरान ही, सारे चीज निकल आएंगे, जो कि इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा म्याज, पीछा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप सुनने की आदत डालिए। आप जितने ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आपको ये होगा। और हम लोग का समय पूरा हो गया, अब लगता है धनेश जी थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे। तो यश जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपमाला जी, आपका लगता है कि आप भी बाहर जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, आप सेशन को क्लोज डाउन कीजिए। थैंक यू डॉक्टर यस, आपका बहुत अच्छा, आपने केस टेकिंग पे प्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे ही आते रहिए कुछ नए टॉपिक के साथ और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।